आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे दोस्तों आज हम नॉर्मलाइजेशन। आप बहुत टाइम से अभी सुन रहे हैं सऊदी इजराइल पीस डील क्या है, तो हम इसमें बात करेंगे और यही मेन वजह है जिसकी वजह से हमास ने हमला किया है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो हमारा कोर्स है, 25 के करीब लेक्चर्स, 50 किताबों का रिव्यू, एक एक लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि बहुत शानदार हमने कोर्स बनाया है, रिकॉर्डेड कोर्स है ये पूरा का पूरा, और ये हम सिर्फ 280 रुपये में दे रहे हैं, 280 रुपीज़ में। तो इस कोर्स को आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इस्माइल, अच्छा हाँ, ये अभी 30% हमने ऑफ दिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कल तक सेल है ये 12 बजे तक। इस्माइल हानिये जो कि हमास लीडर हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो भी एग्रीमेंट नॉर्मलाइजेशन के हैं, किसके, सऊदी अरब और इजराइल के, ये इस कॉन्फ्लिक्ट को कभी एंड नहीं हो, मतलब इट विल नॉट एंड कॉन्फ्लिक्ट, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट को एंड नहीं करेंगे। और हिजबुल्लाह जो है, देखिए उन्होंने भी यही बोला कि जो लगातार ऑक्यूपेशन हो रहा है और नॉर्मलाइजेशन जो आप करते जा रहे हो, इसके रिस्पॉन्स में हम ये अटैक कर रहे हैं। ये एक हिस्ट्री है इजराइल की, मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। 1516 में ऑटोमन जो है वो इस रीजन पे पूरा का पूरा कब्जा करता है। फिर यहाँ पे जो ऑटोमन सुल्तान 1882 में ये कहते हैं कि आने दो, क्योंकि देखिए उस समय तक यहूदियों को अपनी ज़मीन चाहिए थी, यहूदी जो है वो बिखरे हुए थे, और अभी बाद में वही चीज़ फ़लस्तीनियों के साथ होगी जो यहूदियों के साथ थी। तो उन्होंने बोला आने दो भाई, आन दो। तो पहले लोग यहाँ पे 1904-1919 के बीच में आए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। फिर बैलफोर डिक्लेरेशन, वर्ल्ड वॉर 1, ये कई बार मैं बता चुका हूँ यार, पिछले 2 दिनों से यही बता रहा हूँ, इतिहास कोई नहीं। तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था ना कि ब्रिटिशर ने वादा किया था कि हम तुमको दे देंगे तुम्हारी ज़मीन, बैलफोर डिक्लेरेशन साइन होता है। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। इनफैक्ट पैलेस्तीन जो है वो चला गया ब्रिटिश के पास। तो यहाँ पे यहूदियों का मूड खराब, यहूदियों ने पैलेस्तीन में ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी। तो पहले ज़ायनिस्ट और पैलेस्तीन क्लैशेस हमको देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद 1924, 1929, 1939 में 40,000 से बढ़ के यहूदी जो है वो 80,000 तक आ जाते हैं, ठीक है। ढेरों यहूदी जो है वो पैलेस्तीन में आते हैं और पैलेस्तीन जो है वो अपनी ज़मीन भी दे देते हैं। फिर उसके बाद पैलेस्तीन यहाँ पे रिवोल्ट कर देते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज पे ये कब्जा कर रहे हैं, ऐसे तो होगा नहीं। फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 में भी वादा किया जाता है और यहाँ पे रेजोल्यूशन पास होता है कि एक पैलेस्तीन होगा और एक इजराइल होगा, 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 पार्टी सोल्यूशन। इजराइल बोलता है नहीं, हम नहीं मानेंगे इसको। अरब इजरायली वॉर होता है जिसमें पहले 55% एरिया इजराइल का होगा, लेकिन वॉर के बाद 70% एरिया जो है वो इजराइल जो है वो अपना लेता है, ठीक है, ये चीज है। अब उसके बाद 1957 में फतह पार्टी बनती है। फिर उसके बाद पीएलओ सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए इस समय तक पैलेस्तीन जो है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, वो इधर उधर भाग रहे होते हैं, उनकी कोई जमीन नहीं होती है। 5 लाख के करीब फिलिस्तीनी जो है वो डिस्प्लेस हो गए। तो जो यहूदियों के हालत अब 1964 आते हैं, फिलिस्तीनियों के हाल तो पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। यासिर अराफात लीडर होते हैं और बोलते हैं कि मिटा देंगे। उस वक्त 1964 से लेकर 1990s तक बहुत सारी बॉम्बिंग्स और हाईजैक हुए। पीएलओ के जो लीडर्स थे वो हाईजैक में बड़े माहिर थे, बहुत प्लेन हाईजैक करते थे ये। सबसे बड़ा 1967 6 डे वॉर, जिसमें इजराइल ने सब कुछ हथिया लिया। पूरा इजराइल, पूरा जो आज का पैलेस्तीन है वो एवरीथिंग वाज विथ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड होती है, ठीक है, हराने के लिए यहाँ पे ऐसी की तैसी करेंगे इजराइल की। फिर यूम किपर वॉर होता है, यही इसी की 50 साल जो अभी बरसी, मतलब क्या 50 साल हो गए थे, ठीक है। लेकिन इसमें इजराइल हारा तो नहीं, बट ड्रॉ हुआ ये, बट इजराइल को बहुत नुकसान हुआ। 2,500 के करीब इजरायली मारे गए, क्योंकि अभी तक अरब मुल्क जो है वो हार ही रहे थे इजराइल की बात करें। लेकिन अब इस वॉर के बाद ये पता चला कि इजराइल को हराया जा सकता है, ठीक है, ये चीज है। 1974 में पीएलओ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। 1978 में बहुत इंपॉर्टेंट, अनवर सादत जो इजिप्ट के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा भैया बहुत हुआ, लड़ाई माफ करो, और यहां पे इजराइल को हम रिकॉग्नाइज करते। तो इजिप्ट पहला देश बना, ठीक है। और 4 साल बाद 1982 में ही अनवर सादत को, क्योंकि आप पीस नहीं बोल सकते वहां पे इजराइल में, मैंने बताया था ना, अनवर सादत को खत्म कर दिया, ठीक है। फाइनली हमास की स्थापना होती है, ठीक है, इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, और फर्स्ट इंतफादा जो है वो उसकी शुरुआत होती है। हमास कहता है पीएलओ जो है और यासिर अराफात कुछ ज्यादा इजराइल के पास जाता जा रहा है, तो अब हम जो हैं वो इसकी कार्यभार उठाएंगे। और 1988 में 1988 में
ये अपना चार्टर निकालते हैं जिसमें इजराइल को ही मिटा देंगे। 1993 में एक और इंपॉर्टेंट ओस्लो एकॉर्ड साइन किया जाता है जिसमें पहली बार पैलेस्तीन देश बनता है। वेस्ट बैंक और गाजा ये पैलेस्तीन के पास रहेंगे। यासिर अराफात पहले देश के लीडर बनते हैं। यित्ज़हाक रैबिन जो हैं दोनों साइन करते हैं और उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है। लेकिन 2 साल बाद 1995 में एक जूइश कट्टरपंथी उड़ा देता है, गोली मार देता है, 3 गोलियां मारता है यित्ज़हाक रैबिन को, उनकी मौत हो जाती है। 2000 के बाद सेकेंड इंतफादा जो है वो शुरू होती है। अब पीएलओ फतेह पार्टी बन गई है, ठीक है, पीएलओ जो है वो फतह बन गई है। 2004 में फिर हम ये देखते हैं कि यासिर अराफात की भी मौत हो जाती है। तो जो लीडरशिप फतह की जाती है वो महमूद अब्बास के पास जाती है जो कि बहुत वीक लीडर साबित होते हैं। 2006 में दोनों के बीच में युद्ध होता है, एक सिविल वॉर टाइप का होता है, ठीक है, और अल्टीमेटली फतह जो है वो हारता है और गाजा जो है वो आता है हमास के पास, ठीक है। और 2008 में ही इजराइल से डायरेक्ट भिड़ जाता है हमास, पहला वॉर, ठीक है, भयानक इजराइल और गाजा वॉर। पहली बार इजराइल को पता चलता है कि भाई हमास ताकतवर है, बहुत सारे रॉकेट्स हैं। फिर 2014 में फाइनली हम देखते हैं ये दूसरा वॉर, भयानक इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, किस ये लैंड का एरिया आप देख सकते हैं, ठीक है, 1917 से लेकर 1939 तक किसका कितने पास था। 1939 तक अरब्स के पास कितना था, 97%, 45 आते आते अरब्स के पास 95% आया, ठीक है। और उसके बाद जो 70% एरिया जो है वो सीधा इजराइल के पास आ गया 1948 के बाद, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, इसको आराम से, मैं पीपीटी जो है वो आपको दे दूंगा, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद 1946 में देखिए धीमे धीमे ज्यूज जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, अरब्स 94.5%। अब उसके बाद लैंड की अगर बात करते हैं, पॉपुलेशन भी लगातार जो है इस एरिया में बढ़ती जा रही है, ठीक है, अगेन 6% 1940। अब बेटा 1948 पे आओ, इसमें देखो यहां पे यहूदी हो गए 78, अरब्स 22%, मार के भगा दिया सबको। और एरिया भी 70% जो है वो यहूदियों के पास। 1993 तक अरब 0%, यहूदी 100%, सारे के सारे यहूदी यहां पे आके बस गए और बैंड बज गई, ठीक है, ये चीज है। हालांकि अब तो इजराइल एक देश ही बन गया था। 1994 से लेकर 2014 तक अभी भी जो ये फिलिस्तीन आप देख रहे हो ना, ये गाजा यहां पे जो है वो हमास है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये वेस्ट बैंक, यही है पैलेस्तीन, आज का पैलेस्तीन। और यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे अगर आप देखो ना तो जो ज्यूज है वो बसते जा रहे हैं, ओके, ये चीज है। तो 2014 में अभी भी हालत जो है वो बहुत बुरी है। तो अब और अभी ये 2023 में वॉर, तो ये तो एक छोटा सा इतिहास हो गया। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो इब्राहिम अकॉर्ड 2020 में, जिसमें बहरेन, कतर, यूएई सब के सब शामिल थे, और वो इजराइल और सऊदी अरब की दोस्ती के बीच पहला कदम था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको जो है वो आगे बढ़ाया था। तो अभी क्या नॉर्मलाइजेशन के जो अभी रिसेंट अटेम्प्ट हैं, देखिए अब सऊदी अरब जो है ना, हर कोई वॉर से थक गया है और हर किसी को चाहिए पैसा और हर किसी को चाहिए हुकूमत। तो सऊदी अरब ये मान गया है ना। तो 2002 में सऊदी यहां जो पीस इनिशिएटिव हुआ था, इसमें यही था कि भाई 1967 में जो 6 डे वॉर हुआ था, इजराइल के पास बहुत सारी टेरिटरी थी, तो इजराइल जो है उससे विड्रॉ कर जाए, जो विड्रॉ किया भी। ईस्ट यरूशलेम जो है वो कैपिटल बने इंडिपेंडेंट पैलेस्तीन की, और वेस्ट और यरूशलेम जो पूरा यरूशलेम बने कैपिटल इजराइल की। यहां पे बात अटक गई थी, ठीक है। इजराइल कहता है यरूशलेम हमारा है, इसके नीचे तो हम कुछ मानेंगे ही नहीं, ठीक है, ये चीज है। तभी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अगर ईस्ट यरूशलेम कैपिटल मान ले पैलेस्तीन की, तो हम नॉर्मलाइजेशन करने के लिए तैयार हैं। यहूदी बोलते हैं पागल आगल हो क्या, निकलो पहली फुर्सत में, हमारा पूरा यरूशलेम है। तो यहीं पे चीजें जो है वो अटकी हुई हैं। तो कई बार जो है वो इसको एंडोर्स किया गया, जैसे अरब लीग ने भी 2 बार इसको एंडोर्स किया है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। अरब स्प्रिंग में चीजें बदल गई। 2010 में जो अरब स्प्रिंग हुआ, तुनीशिया, एक छोटा सा अफ्रीका का देश, मोहम्मद बुआजीजी ने 11:30 बजे सुबह अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा ली, क्योंकि वो बेन अली की सत्ता थी काफी समय तक वहां पे, 2 दशकों तक। 1989 में वो आया था, और आप ये समझिए कि परेशान था, रिश्वत लेते थे वहां के लोग, और वो चिंगारी ऐसी फैली कि रातों रात रेवोल्यूशन आ गए बहुत सारे देश में, क्रांति आ गई। सऊदी अरब ने साम दाम दंड भेद करके इसको जो है वो दबा दिया। तब सऊदी अरब को लगा कि भाई हमारी सत्ता जो है वो हिल सकती है, तो हमको कुछ भी करके, अब उस समय पैलेस्तीन का भी मामला उठा, कुछ भी करके इसका हल, पैलेस्तीन का हल जो है वो निकालना पड़ेगा।
मोहम्मद बिन सलमान आते हैं, सऊदी के क्राउन प्रिंस। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बहुत अच्छा भी माना जाता, बहुत बुरा भी माना जाता है। बहुत सारे मोहम्मद बिन सलमान ने रिफॉर्म भी किए नई सोच के, लेकिन बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन और वॉर को बढ़ावा देने वाले भी ये लगते हैं, इनके ऊपर इल्जाम जो है वो लगता गया है। तो अब इन्होंने कहा कि अरे यार ऐसा है, आ जाओ इजराइल सऊदी जो है टेबल पे आते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। उस समय बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि देखो यहां पे हम जो या प्रॉब्लम्स हैं हम दोनों के बीच में, लेकिन बातचीत जो है वो हो रही है और अमेरिका इसमें मीडिएटर है। अमेरिका जो है इसमें डील जो है वो करवा रहा है। तो 2020 में नॉर्मलाइजेशन डील साइन हुई, इब्राहिमिक अकॉर्ड्स इसको भूला गया और इसमें यूएई जो है वो तीसरा अरब कंट्री बन गया। क्या बात है। इजिप्ट 1979 में इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को, उसके बाद जॉर्डन ने 1994 में रिकॉग्नाइज कर लिया और तीसरा देश यूएई बन गया जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई बढ़िया है, नॉर्मलाइजेशन होगा, अच्छा है, रिलेशंस मस्त रहेंगे। ट्रेड डील दोनों ने 2022 में साइन कर ली, समझ रहे हो। अब इसमें और देश जुड़ गए, बहरीन की तो अपनी एयरफील्ड ही दे दी थी, पूरे इजराइल ने बहरीन की मदद कर दी तो बहरीन और खुश, और उसके बाद सूडान जुड़ गया और मोरक्को भी जुड़ गया, तो अफ्रीका भी जुड़ गया यहां पे, समझ रहे हो। तो बड़े खुश सबके सब। ये उस समय 2020 की फोटो आप देख सकते हो, बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप सबके सब बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम आएगी, देखो अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन सलमान, यूएई क्राउन प्रिंस, ठीक है, मतलब अबू धाबी बेसिकली, ये कहते हैं कि देखो बहुत ज्यादा जरूरी है ईरान को काउंटर करना। मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में देखो तो ईरान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हुआ क्या कि सऊदी अरब और इजराइल के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं, ठीक है। सऊदी अरब और नॉर्मलाइज अगर हो रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है ईरान को, और सऊदी अरब और इजराइल की बात हो रही है लेकिन इसमें पैलेस्तीन की कहीं बात ही नहीं है। तो सऊदी कहता है कि पैलेस्तीन पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे इजराइल से, लेकिन समझौता तो हो रहा है। पैलेस्तीन कैसा बनेगा, जैसा इजराइल चाहेगा, तो समझौता तो है। सऊदी इस समय इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है और ईरान कहता है कि भाई हमसे बड़े लीडर तो तुम हो नहीं, क्योंकि हमारे पास सब है, हम एज अ देश भी बहुत बड़े हैं, टेरिटरी भी बहुत बड़े हैं, पावरफुल भी हम तुमसे ज्यादा हैं, स्ट्रैटेजिक भी हम तुमसे ज्यादा है, लेकिन हमको मान्यता नहीं है क्योंकि अमेरिका से हमारी दुश्मनी है। तो ईरान क्या करेगा, ईरान किसी भी तरीके से इस डील को रोकेगा, इस डील को हर हाल में ईरान रोकेगा क्योंकि एंटी ईरान एक तरीके से। तो ईरान ने हिजबुल्लाह को खड़ा कर दिया, हूतीस को पैसा देना शुरू किया, यमन वॉर में भी जहां पे भी सऊदी अरब इन्वॉल्व है वहां पे ईरान घुस गया। हमास को खड़ा कर दिया, हमास को हिजबुल्लाह पैसा देता है, हिजबुल्लाह को ईरान पैसा देता है। तो अब समझ गए, मेन यही है कि इसमें ना ईरान को कुछ नहीं। अब सऊदी अरब और इजराइल की डील फाइनल हो गई तो कोई रोक ही नहीं सकता सऊदी अरब, फिर वो अनडिस्प्यूटेड लीडर है, तो ये ईरान को पसंद आएगा। तो यही यूएई लीडर ने बोला कि ये प्रिंसिपल थ्रेट्स है हमारे लिए बहुत ज्यादा, और यहां पे इजराइल ईरान बहुत ज्यादा दुश्मनी है। कभी ड्रोन से हमला कर देगा इजराइल, कभी ईरान जो है इजराइल के नक्शे कदम मतलब वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप ये समझिए, तो अब इसमें अमेरिका से क्लोज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ईरान फैक्टर इसमें सबसे बड़ा है कि सऊदी अरब और यूएई ने डील साइन की है, समझ रहे हो। फिर चाइना, देखिए चाइना का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसलिए है क्योंकि चाइना ने भी पेशकश की थी। देखिए सऊदी अरब और ईरान अभी इस साल दोनों के बीच में एक नॉर्मलाइजेशन डील ये चाइना ने किया, अमेरिका को मिर्ची लगी, चाइना फैक्टर भी बढ़ रहा है वहां पे, ठीक है, चाइना का भी प्रेजेंस बढ़ रहा है। और अगर चाइना आया तो प्रॉब्लम बहुत, अमेरिका तो देखिए अमेरिका अभी भी एनर्जी पे यहां पे निर्भर है ना। अब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, क्योंकि देखिए भारत को चलो एग्जांपल ले लो, भारत भी अमेरिका से तेल नहीं खरीदता, वो खरीदता वेस्ट एशिया से, मिडिल ईस्ट से ही है। तो अमेरिका इनडायरेक्टली यहां पे प्रेजेंस चाहता ही चाहता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा चाइना इस पे जो है वो पिक्चर में आए। लेकिन सऊदी और ईरान के बीच में जो अभी नॉर्मलाइजेशन टाइज, ये इतिहास रच दिया चाइना ने, तो चाइना का भी बहुत बड़ा, और हर तरीके से चाइना जो है अमेरिका को यहां पे नकारेगा चाहे जैसा भी हो जाए। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो तीसरा भाई पैलेस्तीन इसमें है ही नहीं, क्योंकि पैलेस्तीन का इशू जो है वो कभी उठाया ही नहीं गया और उसको पीछे ढकेल दिया गया। वायलेंस अभी तक रुका नहीं है, गाजा में ब्लॉकेड ओपन एयर प्रिजन उसको बोला जाता है। तो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा जो फिलिस्तीनी हैं वो कहते हैं कि भाई हमको तो कुछ दो, तुम तो सऊदी क्या है भाई, ट्रेड नॉर्मलाइज होगा, सब कुछ भारत के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ भारत के लिए जो इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी बन रहा है उस मामले में भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा है।
अभी भारत मेडिटेरेनियन से स्विस कैनाल से भेजता है, जो पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है ट्रेड में। अब यहां पे सीधा सऊदी भेजो, रेलवे लाइन से इजराइल होते हुए भेज दो यूरोप। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा है। अगर हमास हमला करता तो ये डील जो है वो रुकेगी, आईमैक जो है वो बनेगा नहीं, तो भारत के लिए उस सेंस में नुकसान है। ऐसे बहुत ज्यादा भारत को कुछ नहीं है, ठीक है, अगर इसको आप हटा दो कि भारत को कोई बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है ना। तो इसीलिए फिलिस्तीनी जो है वो बड़ा जो है वो, और मोहम्मद अब्बास बहुत ही एक वीक लीडर है, इन्होंने इसको लगातार क्रिटिसाइज किया है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो नहीं, ठीक है। और यही बोला कि देखो जब तक जो है बाकी जितने इशू हैं, एक तो यरूशलेम का सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू तो यही है, जब तक आप इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक कोई पीस ट्रीटी हो ही नहीं सकती। हो रही है, जहां पे नॉर्मलाइजेशन की बात आती है वहां अब देखो हमास ने फिर से हमला कर दिया, उसके बाद यही आखिरी चारा था, हमास के पास यही आखिरी चारा था, ठीक है ना। तो जब तक चीजें आप ठीक नहीं करोगे, जब तक रिजॉल्व करोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। अब रिजॉल्व कैसे करोगे बैठना पड़ेगा, इसमें बातचीत करनी पड़ेगी, और बातचीत करने में कोई, क्योंकि बात यरूशलेम की है, और यरूशलेम तो यहूदी तो छोड़ेंगे नहीं भाई, उनका तो धर्म ही वहां से निकला, और फिलिस्तीन भी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या ये जिंदगी भर अटका रहेगा, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। या तो ऐसे लीडर्स आए भयानक, लोगों को समझाने में कामयाब हो कि इसमें कुछ भी नहीं रखा है, आपस में लड़े, लेकिन इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, दुनिया का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है। क्या ये पूरी दुनिया में फैलेगा वॉर? नहीं, ये पूरी दुनिया में वॉर नहीं फैलेगा। लोगों ने, देशों ने सपोर्ट जाए, सबको पता है कि भाई देखो आग है, आग में हाथ डालने का कोई मतलब नहीं है, पैसे भी जाएंगे और हाथ भी जलेगा, ठीक है। तो यही हिसाब किताब है। बाकी अभी लड़ाई भयानक तरीके से जारी है। तो अब आप समझे होंगे कि आखिरकार ये लड़ाई हो क्यों रही है, इस वजह से। बाकी आप हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को जरूर अवेल करें, सेल है, तो आप इसको कल 12 बजे तक आपके पास वक्त है। थैंक यू सो मच।